आवाज सही है? क्या बात कर रहे हैं? पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियों में कहां तक बात हो गई? अच्छा, अक्ष और युति व वियुति की बात हो गई है ना? हाँ, सिजी की हो गया। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक लाइन में होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सिजी की, युति या वियुति। लेकिन इसमें युति और वियुति में थोड़ा अंतर है। वियुति में पृथ्वी बीच में होगी और युति में चंद्रमा बीच में होगा। हाँ, लाइन ये क्लियर हो गई सबको यहां तक? पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2 है। एक अपने अक्ष पर करती है और दूसरी सूर्य के चारों ओर करती है। निम्नलिखित में से किस गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होंगे? परिभ्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण व परिक्रमण, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिक्रमण से। दिन रात छोटे बड़े, ध्यान रखना, परिक्रमण गति से होंगे। दिन रात छोटे बड़े होने का अर्थ यूं समझ लो ऋतु परिवर्तन। भाई दिन रात छोटे बड़े का अर्थ यही समझ लो, सिंपल ऋतु परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस गति से दिन रात बनेंगे? परिभ्रमण से। और परिभ्रमण को ही क्या कहा जाएगा? घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। उससे दिन रात बनेंगे। उससे क्या बनेंगे? दिन रात बनेंगे। और दिन रात छोटे बड़े किससे होंगे? परिक्रमण से। अब परिक्रमण जो गति है, ये परिक्रमण जो कक्ष रहेगा ये दीर्घवृत्ताकार रहेगा। ऐसा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्योंकि ये सब पिंड ऐसा ही करेंगे। सारे पिंड सूर्य, आकाश, गंगा के केंद्र के चारों ओर चाहे घूमे, चाहे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमे, चाहे शुक्र पृथ्वी के चारों ओर घूमे, स्थितियां यही बनेगी, दीर्घवृत्ताकार। ये इस दीर्घवृत्ताकार कक्ष की कल्पना किसने दी थी? केपलर ने दी थी। किसने दी थी? केपलर ने दी थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 30 डिग्री, 32 डिग्री, 38 डिग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी रहेगी। कौन? पृथ्वी। और इस पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ में परिक्रमण करती, इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसी कुछ बातें जलवायु में और आएगी, क्योंकि वहां अपन को ऋतु परिवर्तन समझाना पड़ेगा, तो वहां आपको वापस ये लाइन रिपीट करवा देंगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको सिजी की, युति और वियुति की बातें समझ में आ गई सबको? परिभ्रमण गति हो गई है, परिक्रमण गति देख रहे हैं, और परिक्रमण गति के अपने एंडिंग पॉइंट में है। परिक्रमण में क्या लिखा है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्र लगाती है, जिसकी जो गति रहेगी, स्पीड रहेगी, वो लगभग 1,07,000 किलोमीटर है। ठीक है, प्रति सेकंड पूछे लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और समय लगेगा 365 दिन का। और इससे दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। अपसौर और उपसौर की घटनाएं होती है। अपसौर कब होगा और उपसौर कब होगा वो भी क्लियर है आपके। अप हमेशा दूर के लिए आएगा। ठीक है, अब परिक्रमण गति में ये वो स्थिति है, लाइन आपको कुछ नहीं, बहुत सारी बातें क्लियर है अब आपकी। अब जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो आपको बहुत इजी लगेगी, सुनना। परिक्रमण गति व पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। लिखना बाद में, पहले सुनो समझो इस पॉइंट को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विश्व की जलवायु अपने सिलेबस में, भारत की जलवायु, राजस्थान की जलवायु और सबसे अक्षांश देशांतर, सौर मंडल,
ठीक है ना, ये पृथ्वी की गतियां ये सब सम्मिलित है, तो ये उन सब में पॉइंट घुसेगा बार बार, इसलिए आपको ये पहले ही क्लियर करना है। ऋतु परिवर्तन होगा ऑप्शन ए परिभ्रमण गति से, ऑप्शन बी परिक्रमण गति से, ऑप्शन सी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, और ऑप्शन डी बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। पर यदि पृथ्वी परिक्रमण करती लेकिन ऐसा नहीं होता, सीधी होती, 0 डिग्री झुकाव नहीं होता, तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का जो आभासी संचलन रहेगा वो एक बार उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा और एक बार दक्षिणी गोलार्ध की ओर। उत्तरी गोलार्ध में लास्ट कहां तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी? 25 डिग्री पर, 38 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, या 15 डिग्री पर, लास्ट यहीं पड़ती। इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा? कर्क रेखा का। ठीक है, अब समझो, अब रुकना है 1 मिनट, है ना? ठीक है, तो परिवर्तन होता है। सूर्य का आभासी संचलन, आभासी का अर्थ है कि सूर्य जाता हुआ दिखेगा, वास्तव में सूर्य नहीं जा रहा है, आभासी है, आभास हो रहा है। ठीक है, तो सूर्य का आभासी संचलन उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः करक, उत्तरी लिखा है पहले, हाँ, करक व मकर रेखा तक रहता है, तक रहता है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक। अब यहां ये पॉइंट है, सुनना, कि यहां जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये आपके रह जाएगी, ये आपके रह गई कर्क रेखा, मकर नहीं, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। अब सूर्य यहां पर 2 डेट लिखाई थी, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 2 डेट। 2 डेट में सूर्य की किरणें बिल्कुल एकदम सीधी पड़ेगी, कहां? भूमध्य रेखा पर। और इस समय मैंने आपको लिखा था संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, ये जो स्थिति बनेगी, अब अगली ये तो बनेगी 21, ये वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब परिक्रमण की वजह से हो रहा है, और इसमें अब वो शब्द जोड़ेंगे जो परिक्रमण से जुड़े रहेंगे। तो ये आपके हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, और ये स्थिति यहां बनेगी 22 दिसंबर को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सा ध्रुव है? 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, जिसकी खोज कर्नल जेम्स टॉड ने, हाँ, तो रॉबर्ट पीरी ने की थी। और ये रहेगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात अब समझना, 21 जून नहीं, 21 मार्च से लेकर 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव दिन में रहेगा। नहीं आया समझ में? वापस देखो, मार्च के बाद अप्रैल, मई, अब सूर्य इधर बढ़ रहा है, देखो, जैसे 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, जब तक आया 6 महीने उत्तरी गोलार्ध दिन में रहा। कब से कब? 21 मार्च से 23 सितंबर, 22 नहीं, 23 यहां तक लाया हूं मैं, ये 22 यहां, तो ये ऊपर था इस वजह से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट समझना, 21 मार्च से, या इधर से देखना पड़ेगा इसको, सॉरी,
इसको इधर से देखना, 23 सितंबर से, सितंबर अक्टूबर से, 23 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 21 मार्च, 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध दिन में रहेगा। जब इधर दिन है तो उधर रात, जब इधर दिन है तो उधर रात। तो ये जो 6 माह है, 6 माह उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा, उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा। तो जब इधर 6 माह उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा तब इधर क्या रहेगी, रात रहेगी। तो दक्षिणी ध्रुव पर रात रहेगी 21 मार्च से 23 सितंबर को। ये लाइन समझ में आई क्या? क्या यस? कैसे आई भाई? वापस देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा तब इधर रात रहेगी। उत्तरी ध्रुव पर दिन कब है? 21 मार्च से। जब इधर 6 महीने का दिन है तो इधर 6 महीने की क्या थी, रात। अब स्थितियां बदल गई, 23 सितंबर से 21 मार्च तक कहां दिन है, 6 माह का दिन रहेगा। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव पर क्या है, रात है। बस यही, ये पॉइंट ठीक है। 6 माह का दिन, ये 6 माह का दिन कब, 21 मार्च से 23 हाँ सितंबर, ठीक है। इसके नीचे ये भी बता सकते हो कि इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात का समय होता है। 6 माह का दिन कब, 23 सितंबर से 21 मार्च। अब लाइन थोड़ी ज्यादा क्लियर हुई होगी, ठीक है, ओके। ये इस रेखा को कहा जाता है विषुव। ये जो रेखा रहेगी ना, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ऐसी रेखा जिस पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमके, ऐसी रेखा जहां दिन व रात बराबर हो। विषुव बराबर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात हो। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात विषुवत रेखा पर होगी। जहां सूर्य सीधा चमके एकदम, वो कौन सी रेखा होगी, विषुवत रेखा होगी, ये रेखा होगी, ठीक है। अब इस स्थिति में 2 डेट निकल कर आएगी आपके सामने। इस पर एक तो आएगी 21 मार्च और एक आएगी 23 सितंबर। और इस समय इस रेखा पर, ये रेखा आपकी हो गई करक और ये आपकी हो गई मकर। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे पॉइंट क्लियर है लेकिन बहुत सारे नए भी पॉइंट हैं, क्योंकि ये परिक्रमण से जुड़ी हुई बातें हैं। ये आपने करक और मकर रेखा, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ बातें पृथ्वी की परिक्रमण के समय देखेंगे, वो टाइम ये है। यहां वो पीछे वाली बात कोई नहीं समझ में आई तो भी समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद बातें कहीं नहीं आएगी ऐसी पुनः, ठीक है। अब ये 21 मार्च, 21 जून को जब सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे करक संक्रांति कहा जाता है। करक संक्रांति कहा जाता है। आज तक आपने नाम मकर संक्रांति सुना था, स्वागत है करक संक्रांति का। 21 लाइन सुनना, 21 जून को जब सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे करक संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति सामान्यतः अपन मनाते 14 जनवरी को। वो मकर संक्रांति का अपने भूगोल में कोई लेना देना नहीं है। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसी को कहा जाता है मकर संक्रांति। ये भूगोल में मकर संक्रांति ये है भाई। तो मकर संक्रांति कब होगी, अपने 14 जनवरी भूल जाइए, भूगोल में प्रश्न आया है और आपको यही करना है। 22 दिसंबर मकर संक्रांति। और करक संक्रांति कब होगी, 21 को। 21 जून को जब सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकेगा तब इसे कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत, क्योंकि इस समय 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मियां है। तो अयनांत का अर्थ है अक्ष की पर गिरने वाली किरणें, तो ये इसे कहा जाएगा ग्रीष्म अयनांत। वापस लाइन सुनना,
21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है और यह ग्रीष्म अयनांत का समय है। किसका समय? ठीक है। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पॉपुलेशन ही कम है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में पॉपुलेशन ही कम है, उत्तरी गोलार्ध में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। विश्व की 90% जनसंख्या 85 से 90% उत्तरी गोलार्ध में रहती है, बाकी केवल बच्ची 10-12% दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। लाइन वापस सुनना, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो यहां तो भाई इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाना चाहिए था, ग्रीष्म अयनांत तो आपने यहां कह दिया, जनसंख्या भी ज्यादा थी। तो इस समय जब 22 दिसंबर को, लाइन सुनना, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती, होगी कि नहीं होगी, पहले ये दिमाग लगाओ। तो इसीलिए इसे उस आधार पर इसे कहा जाता शीत अयनांत। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना। देखो, दो जगह तो नाम एक सेम रख नहीं सकते, एक जगह तो ग्रीष्म अयनांत रखा, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये यहां के लिए सही नहीं है, ये यहां के लिए सही है। क्योंकि 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी भयंकर ठंड कहां पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ रही है, लेकिन नाम आपने ये पड़ती दिसंबर में, ये जो शब्द है ना 22 दिसंबर मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, इसे शीत अयनांत कहेंगे। ये शब्द यहां से जुड़ गया कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दियां होगी, इधर जनसंख्या ही कम है, क्या लेना देना। तो ये शब्द ऐसे पड़े, तो ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। लाइन क्लियर? ये कर्क संक्रांति और ये मकर संक्रांति। 21 जून को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो ये गर्मियों का समय होता है, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो ये उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय होता है। क्या ये लाइन समझ में आई? दो डेट और है, एक 21 मार्च है और एक 23 है। 21 मार्च को कहां सीधा चमक रहा है? विषुवत रेखा पर। और 23 सितंबर को, 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे बसंत विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तब इसे कहा जाता है बसंत विषुव। आपने कई बार सुना होगा कि अभी बसंत ऋतु का समय चल रहा है, वो मार्च के आसपास का होता है वो, और एक उसका एकदम सीधा सटीक अर्थ होता है कि 21 मार्च को जब सूर्य कहां चमके? तो सूर्य यहां भी भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है। जब सूर्य 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो इस समय अपने वर्षा ऋतु लौट रही होती है और इस समय शरद ऋतु आती है, इसीलिए इसको कहते हैं शरद विषु। क्या बसंत विषु समझ में आया? क्या शरद विषु समझ में आया? क्या कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, 6 माह का दिन और 6 माह की रात। डायग्राम भले ही बड़ा बना हो, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट व्याख्या करते हुए वहां तक आपको पहुंचाया। अब इस डायग्राम में भले ही हो सकता है कि सर ये तो बहुत सारी बातें आ गई, बहुत सारी क्या, एक भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में नहीं आई हो, एक भी बात ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं। पहले एक काम करो, इसको ऐसे कैसे लिखो, ऐसे कैसे, फिर आपको मैं बताता हूं आगे। नहीं आया तो वापस पूछ लेना, वापस समझा देंगे। फिर भी नहीं आया फिर भी पूछ लेना।
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता? 2 सेकंड से भी कम समय लगे। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। और किसी ग्रह के उपग्रह को क्या चंद्रमा कह सकते हैं? यस, ये ध्यान रखना। और अभी मैंने देखो ये आपके इसमें डाला भी है, आपने पढ़ा पूरा इसको? ये भी इस करके धूमकेतु देखा गया है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 80,000 साल बाद में दिखा भाई। ये भी मैं आपके टेस्ट में दे दूंगा क्या प्रश्न, भाई दिखा है धूमकेतु है, अपने सिलेबस में है। कम से कम हो सकता है ये प्रश्न नहीं आए, लेकिन ये प्रश्न ये बताता है कि आपने बेसिक बातें सारी जान रखी है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट। अब है ना, इसको एकदम सही बनाना, पहले देख लेना, इसीलिए मैंने आपको रोका था कि साथ नहीं बनाओ क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम। इसको एकदम सही बनाना, इसको बना लो, फिर मैं इसकी बातें लिखा दूंगा कुछ। है ना, इसमें थोड़ा सही बनाना भाई इसको। शुरू कर दिया? अब चंद्रमा का भाई है ना, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग बराबर है, इसलिए चंद्रमा का अपन को एक ही भाग दिखाई देता है और चंद्रमा का अधिकतम अपन 58% भाग देख सकते हैं।
कई जगह 57 लिखा हुआ तो भी सही है, 57 से 58% ही भाग देख सकते हैं। ऐसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हो गया? पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आएगा ना, वो पृथ्वी की किस गति से प्रभावित होगा? परिक्रमण से, घूर्णन से? परिभ्रमण से, परिक्रमण से? ज्वार भाटा जो आएगा, सोचो आराम से। ज्वार भाटा अपने सिलेबस में है। अरे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो चीज बार बार हो ना, वो घूर्णन गति में होगी, घूर्णन गति में होगी भाई। हाँ, कैसे? ज्वार भाटा आता है 12 घंटे 24, या मान लो 12 मुख्य, जो मुख्य प्रत्यक्ष ज्वार है वो उसी स्थान पर आएगा 24 घंटे 52 मिनट में। 6 घंटा 13 मिनट का ज्वार और भाटा का अंतर होता है, तो इसका मतलब वो 6 घंटे 13 मिनट 24 घंटे नहीं, ये तो दैनिक गति में ही बात होगी। तो घूर्णन या दैनिक गति से ही ज्वार भाटा प्रभावित होता है। ज्वार भाटा की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अपने आगे सिलेबस में पूरा ज्वार भाटा है, और ज्वार भाटा में अपन ऊपर समुद्रों का जल उठाएंगे, फिर गिराएंगे, पूरा समुद्र उठा देंगे। यहाँ तो बात चली क्या रही, पूरा समुद्र उठाएंगे। क्या उठाएंगे? हाँ, पूरा समुद्र उठाएंगे। तो लो जी, नेक्स्ट हो गया। हाँ, डायग्राम सही बनाते हो ना तो वापस पढ़ने का मन भी होता भाई, और चीजें भी समझ में आती है। और ये ऐसा डायग्राम है जो आपको यहां से बहुत सारी बातें क्लियर करवाता है, और इसीलिए ऐसे डायग्राम बुकों में थोड़ी मिले, बता देना कहीं हो तो ये तो पूरे कंसेप्ट के साथ बनाई हुई बातें हैं, बुक में थोड़ी मिलेगी यहाँ ऐसे डायग्राम। ऐसे बुक वाले डायग्राम बना के समझाने लगे तो बर्बाद हो जाएंगे ना बेचारे। एक डायग्राम में 2-2 पेज जा रहे, तो वहां कॉपी पेस्ट बातें आती है, कंसेप्ट थोड़ी आती है। लो जी, नेक्स्ट। यहां तक हो गया? कितना रहा है? तो लो जी, ठीक है, हम बाहर है नहीं। अब सुनो, ये लाइन यहां तक क्लियर? 4 डेट लिख रहा हूं मैं, 4 डेट देखो। 21 जून, आगे लिखना करक संक्रांति, करक संक्रांति, कौमा, कौन सा अयनांत? ग्रीष्म अयनांत, अयनांत, ठीक है। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, आगे लिखना मकर संक्रांति। ध्यान रखना, मैं वापस कह रहा हूं, ये लाइन कई आपको बड़े बड़े भूगोलवेत्ता मिलेंगे, कटा देंगे, कहेंगे आप कब मनाते हो कि मकर संक्रांति? 14 जनवरी को। गलत है कि नहीं? आपको हाँ हाँ, ये तो सर ने गलत लिखा दिया, 22 जनवरी को, 14 जनवरी को मनाते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं, लड्डू भी खाते हैं तिल के, याद है हमको। तो ये लाइन सही है, काट मत देना, है ना। ये भूगोल में है, वो पता है, वो मकर संक्रांति क्या, वो भी बता दूं। उसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है,
ठीक है ना, ये सही लिखा है, इसको क्या नहीं करना है, काटना नहीं है, कोष्टक में लिख लो, इसे कभी भी काटना नहीं है। हाँ, मकर संक्रांति, और इसी को कहा जाएगा शीत अयनांत, शीत अयनांत। अब 21 मार्च कौन सा विश्व, बसंत विश्व, बसंत विश्व। और 23 सितंबर, और विश्व का अर्थ क्या बताया मैंने, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो ये हो गया, हो जाएगा शरद विश्व, विश्व। ठीक है, एक लाइन में लिख रहा हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है। 21 जून से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है। क्या ये लाइन समझ में आई? ये लाइन तो सबको भाई समझ में आ ही जानी चाहिए थी कि 21 मार्च से सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा, उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा, और फिर 21 जून के बाद वापस भूमध्य रेखा तो दक्षिणायन होना शुरू हो गया। आई लाइन समझ में? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच में लगा लेना स्टार। अब आपको अब बातें इजी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब अपने पास सारे कंसेप्ट, सारे फैक्ट आ गए। अब आपको सारी बातें इजी लगनी क्या हो जाएगी, शुरू। हो गया। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, सही बात है। 21 मार्च भूमध्य रेखा पर सीधा चमककर अब उत्तर की ओर बढ़ रहा उत्तरायण। 21 जून तक उत्तरायण हुआ, अब इससे आगे नहीं जाएगा। अब यहां से क्या होना शुरू हो रहा है, दक्षिणायन। हाँ, दक्षिण की ओर बढ़ेगा, अपने पास कर्क रेखा की ओर आता, उसको उत्तरायण लौटता, उसको दक्षिणायन कहते हैं। यूं समझ लो, आना शुरू होगा, उस डेट से ही काउंट होगा। वैसे आपके किसी के दिमाग में आएगा, सर क्या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता, आ तो उत्तर की ओर ही रहा है। सही बोल रहे हो आप, लेकिन लाइन ये ऑथेंटिक है, लाइन वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन भूमध्य रेखा के बाद काउंट किया जाता है। भाई आप दिमाग लगाओ, आप में से कोई ये भी कह सकता है, सर सूर्य मकर रेखा से है पर है 22, हाँ, अब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं उसे उत्तरायण कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन वो लाइन ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक लाइन ही है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या किया आपने? फिर सही है, तो कहाँ था? हाँ, कहाँ था? नहीं नहीं, किस में था? कल टेस्ट हुआ उसमें, तो ऐसे प्रश्न तो आएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। मैंने आपको ये लाइन लिखा ही है कि भूमध्य रेखा के समीप अक्षांशों के बीच की दूरी, हालांकि ऐसा प्रश्न तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ऐसा, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे। ऑप्शन पास के मिलते ही नहीं है, ऑप्शन मिलेंगे 105 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये तो भले ही दे दिया हो, बात अलग है बाकी। और मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि भूमध्य रेखा के समीप 110.6 है, ध्रुवों की ओर थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, और उत्तरी ध्रुव तक पहुंचोगे तब तक 111.3 हो जाएगी। औसत 111 निकालिए। और आपको बता दूं, कोई एक पहले प्रश्न पेपर में एग्जाम में पूछा गया और उसमें 111.3 सही हुआ था, क्योंकि और पास में ऑप्शन ही नहीं थे, कोई और ऑप्शन ए 111.3, ऑप्शन बी 211.3, ऑप्शन सी 313.
313 किलोमीटर, ऐसे ऑप्शन थे, तो स्वाभाविक बात है वो सही हो गया। हाँ ठीक है, ओके, ये लाइन सबको यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट, अब सूर्य की तो बातें मैंने आपको काफी बता दी थी। अब आप यूं आओ कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ, और ये पृथ्वी के पास स्थित पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बहुत छोटा है पृथ्वी की तुलना में देखा जाए तो ये चंद्रमा क्या करेगा, देखो ये चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है। इसकी परिक्रमण मतलब लाइन सुनना, इसकी ये गति और इसके अपने अक्ष वाली गति लगभग बराबर है, लगभग बराबर है किसकी, चंद्रमा की। और ये ऐसे परिक्रमण करता है। जब परिक्रमण करता है तो दो स्थितियां बनेगी। अब यहां ये पॉइंट समझना है, इसमें बहुत सारे नए पॉइंट भी जुड़ेंगे। एक तो स्थिति ये कि बहुत दूर है ये, और एक स्थिति ये कि ये पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार घूमेगा। तो एक स्थिति ये बनेगी कि ये पृथ्वी के पास भी आएगा। बराबर बनाए क्या, नहीं बनाए तो थोड़ा भावनाओं को समझना है ना, अब बराबर समझ लेना, ठीक है चंद्रमाई। अब ये जो स्थिति बनेगी ना, ये और ये स्थिति दोनों में देख लो, ये परिक्रमण, इसका जो कक्षा चक्कर रहेगा वो यूं रहेगा, यूं ऐसे यूं चक्कर रहेगा इसका। अब लाइन क्या है, लाइन वही, अब आप इसे यहां यूं समझ सकते हो कि बीच में आप सूर्य मान लीजिए और चंद्रमा की जगह पृथ्वी मान लीजिए, वही अपसोर और उपसोर वाली बातें बन रही थी। अब यहां आपने पिंड ही परिवर्तित कर दिए है, इसको आप लूनर यानी मून बोल रहे हो और इसे आप अर्थ बोल रहे हो। तो पहले यहां ऐसा मैंने बताया है सेम टू सेम, लेकिन वहां पिंड चेंज थे, बीच में सूर्य था चार और पृथ्वी थी, इसलिए अपसोर और उपसोर जैसे शब्द आपके सामने आए थे। अब यहां पर इससे ये जो स्थिति बनेगी ना, ये कहलाएगी उपभू। हालांकि इनका मैंने पहले जिक्र भी किया होगा, उप का हमेशा भूगोल में उप पास में आएगा। उपसोर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम दूरी, अपसोर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, सेम यही, ये उपभू है और ये अपभू है। इससे पेरिजी कहा जाता है, पेरिजी, और इसे एपीजी कहा जाता है, एपीजी। ये शब्द भी थोड़े याद रख लेना। उसे एपी लाइन और पेरी लाइन कहा जाता है। अपसोर और उपसोर को, उपसोर मतलब पेरी लाइन और अपसोर मतलब एपी लाइन, ठीक है। अब इन स्थितियों में क्या होगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है लगभग 3,84,365 किलोमीटर। इन स्थितियों में यह दूरी हो जाएगी लगभग 4,05,000 किमी, ठीक है। और ये इस स्थिति में यह दूरी हो जाएगी 3,65,000। तो मतलब इतना चंद्रमा पास रहेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि चंद्रमा दो स्थितियां बना रहा, देखो सुनना, दो स्थितियां ये बन रही है कि ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है, ये मून है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश यदि पृथ्वी में बाधा उत्पन्न नहीं करे, और मतलब पृथ्वी अक्षीय झुका, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, हर पूर्णिमा। अब मान लो चंद्र ग्रहण नहीं है, पूर्णिमा का समय है, किसका, तीनों एक लाइन में है, और साथ में बात यह है कि चंद्रमा इस स्थिति में है, मतलब कौन सी, अपभू उपभू, उपभू, और चंद्रमा उपभू का अर्थ है पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत पास है, बहुत पास है, यही सुपर मून कहलाएगा। इस समय चंद्रमा सामान्य की तुलना में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा, इसी को सुपर मून कहते हैं। आप कई बार एक शब्द पढ़ोगे सुपर मून, अरे बहुत इजी है, ये पॉइंट नहीं समझाता ना मैं,
तो आपके लिए हार्ड हो सकता था। अब तो बात ही क्लियर हो गई। लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार चक्र लगाता है। वो इस स्थिति में एक बार उपभू और एक बार अपभू की स्थिति में रहता है। उपभू की स्थिति हो और पूर्णिमा हो तो वो सुपर मून की स्थिति होती है। इस स्थिति में चंद्रमा 14%, अरे बड़ा पास होगा तो बड़ा ही दिखेगा ना, तो 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। कई बार आपने नोट किया होगा, एक ऐसी पूर्णिमा की रात आई होगी जिसमें आपको बिल्कुल सब कुछ साफ दिख रहा है। ऐसी कई, अभी आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले अपन जब होली के समय बहुत खेला करते थे, महीना महीना भर खेला करते थे, उस समय एक ऐसी पूर्णिमा हुआ करती थी जिसमें अपन एक पत्थर फेंका करते थे और उसको बाकी सब जाकर ढूंढ लिया करते थे उस रात में भी। और कुछ वो पत्थर भी चमकीला था, कुछ वो पूर्णिमा की वो बातें भी, मतलब प्रकाश भी ज्यादा था। तो ये पॉइंट यहां लागू होगा। सुपर मून की स्थिति ये है। मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, उससे पहले आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। और ये तो इजी है, तो इसको ऐसे ऐसे लिख बनाते हुए नीचे जो मैं लाइन लिख रहा हूं वो लिखना। लाइन क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, एक आपको मैंने ना, चलो मैं उसको बाद में बताता हूं, पहले ये लिख लो। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार चक्र लगाता है। इस समय उपभू व अपभू की स्थिति बनती है। सुनो ध्यान से, रुको एक मिनट। ये जैसे उपसौर और अपसौर की स्थिति फिक्स थी, क्या थी? फिक्स थी। यहां फिक्स नहीं है, यहां फिक्स नहीं है। चंद्रमा को पूरा टाइम उसी स्थान पर आने में लगभग 29.5 दिन का समय लगता है, इसलिए ये कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये कभी भी फिक्स नहीं होती है। लाइन समझ में आई क्या? अपभू और उपभू जरूरी नहीं है पूर्णिमा कोई हो, वो अपभू और उपभू कभी भी हो सकती है, लेकिन यदि पूर्णिमा को हो और उपभू की स्थिति हो तो वो सुपर मून वाली घटना होगी। तो इसका मतलब क्या, सुपर मून वाली घटना 1-2 साल में होती रहती होगी? नहीं होती है, कई साल लग जाते हैं। 31 जनवरी 2018 को ऐसा हुआ था कि सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून तीनों स्थितियां साथ बनी थी। तो आगे आपको बताएंगे सुपर मून के अलावा और दोनों पॉइंट क्या है, स्थिति बनती है, स्थिति बनती है। ये निकटतम है, तो इसको डायग्राम को, अब इसके नीचे डायग्राम बना लेना और ये लिखना, ये निकटतम है और ये दूर है, दूरतम है, दूरतम। एक निकटतम है और एक दूरतम है। हो गया? बड़ा करूं? ये मैंने पेरीजी लिखा है, ये एपीजी लिखा है।
ओके, एक एक है ना, ये लाइन लिख ली सबने? नहीं लिखी? इतना क्या टाइम लग रहा है? अब ये देखो, अब इसमें ये लाइन मैं यूं लिखा रहा हूं, पहले समझना क्या। यदि यदि पूर्णिमा का दिन है, यदि पूर्णिमा, वैसे पूर्णिमा की रात होती है तो वैसे पूर्णिमा की रात लिख लो, यहां दिन बोलूं तो भी सही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा यहां अपन 24 घंटे ही काउंट करके चल रहे। यदि पूर्णिमा की रात हो वह साथ ही उपभू की स्थिति बनी हो, उपभू की स्थिति बनी हो, तो चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा कि दूर होगा? निकट है। उपभू की स्थिति बनी है तो चंद्रमा 14% बड़ा व 30% चमकीला दिखाई देगा। इसे ही सुपर मून कहा जाता है, इसे ही सुपर मून कहा जाता है। हैं? हाँ, ये तो पहले ये लाइन लिखो फिर इसके बाद ये बना लेना। अब ये स्थिति है, उपभू भी है, ठीक है, और कॉमा पूर्णिमा भी है, उपभू भी है और पूर्णिमा भी है। तो ये चांद ऐसे दिखेगा दूधिया रोशनी के साथ। मैं आपको क्या बताऊं, आप देख लेना कभी। ठीक है, उपभू। तो ये चंद्रमा, ये आपके बनेगी सुपर मून की स्थिति। ये सुपर है, सुपर डुपर नहीं, सुपर मून है, सुपर मून की स्थिति बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए भाई सभी की। सुपर मून क्या है, सभी के ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कभी चांद बहुत बड़ा दिखे, है ना, बहुत बड़ा दिखे और ज्यादा चमकीला दिखे तो बैठे बैठे कहना वाह सुपर मून, वाह आज तू आया। अपने वापस इनको पन्नों को पलट कर देखना, ये सुपर मून की स्थिति बनी आज, उसकी डेट लिख लेना, फलाने दिन को सुपर मून की स्थिति। दूसरे दिन वैसे ही पेपर में आ जाएगा, 101% आएगा कि आगे वैसे 3-4 दिन पहले से आना शुरू हो जाता, फलाने दिन का सुपर मून होगा। चंद्रमा, आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था, चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी की तुलना का 1/6 है। नहीं बताया? जैसे मैंने आपको यूं समझाया था, कोई 60 किलो का व्यक्ति है और चंद्रमा पर जाकर भार तोलेगा तो 10 किलो का ही होगा। कोई यहां आपको कुछ और बोले तो आप एक बार चंद्रमा का भार बताना, कहना चंद्रमा पर जाकर तुलेंगे तब देखना। हाँ, किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल पर। और मंगल का रंग कैसा है? लाल है। लो किसके कारण? लो ऑक्साइड के कारण। और मंगल का बुध और शुक्र की भांति कोई उपग्रह क्या नहीं है ना, 2 फोबोस और डिमोस करवाए है ना, फोबोस व डिमोस। ये लाइन समझ में आ गई? ओके। चंद्रमा का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग समान होने के कारण चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है।
परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या है? अब मैं आपको, जैसे आपकी आंखें, मान लीजिए पृथ्वी है, अब मैं आपको यूं यही भाग दिखा रहा हूं, ये अब जैसे ये जा रहा है चंद्रमा, साथ में ये भी घूम रहा है, इसको नोट किया ही नहीं। ये 27.6 दिन में पूरा करेगा, तो इसलिए ये धीरे धीरे ये एक ही भाग दिखेगा, वापस एक ही, वापस एक ही तो इसलिए इसका एक ही भाग। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल बराबर होने के कारण, अरे आप समझे नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे तो नहीं समझोगे मैं चक्कर काटूंगा आपके चारों ओर यूं समझाने के लिए, है तो क्या नहीं समझे? अरे मुझे एक बात बताओ, आप क्या तुलना कर रहे हो पता है? आप यूं समझो, आप सब पिंडों को पृथ्वी ना समझो, पृथ्वी तो यूं चक्कर टिकाती है 24 घंटे में पूरा। इस चंद्रमा का पता है, ये बहुत तेज बता दिया मैंने, ठीक है ना? यूं घूमेगा धीरे धीरे अपने अक्ष पर 27.5 दिन का समय लगाता है, 27.5 दिन का लगाता है, जो पृथ्वी 24 घंटे में कर लेती है। तो इसलिए अब समझना, अब चंद्रमा किसके चारों ओर घूमेगा? पृथ्वी के। अब आपकी आंखें ही पृथ्वी है, ठीक है? अब आप देखते जाओ, आपको यही सत्ता दिखाई दे रही है और यही दिखाई देगी, भले लास्ट उधर जाऊंगा मैं, इसको ये ऐसे हो जाएगा, उधर पूरा उधर जाऊंगा, वहां से लास्ट आपके सामने आऊंगा, वापस लो वहीं से शुरू है जहां से, तो एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ये चंद्रमा की ये गति और ये गति लगभग बराबर है, कोई पॉइंटों का अंतर है, तो इसीलिए ऐसा होगा। परिक्रमण गति और परिभ्रमण, ये लाइन लिखा रहा हूं मैं अभी आपको। मतलब देखो अलग अलग पिंड की अलग अलग गतियां होती है। क्या सभी ग्रहों पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात, सॉरी 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है? नहीं होता है। कई आपने ऐसे ग्रह देखे हो, शुक्र को देखो बेटा आलसी 243 है, चक्कर लगाता 225 दिन में, लिखा है ना, शुक्र को आलसी है। पृथ्वी की छोटी बहन और है, तो पृथ्वी पर इतना जीवन, पृथ्वी तो पूरी उलझी रहती है, और शुक्र को पता है बड़ी बहन सब झेल रही है, हम मस्ती से घूमेंगे, मजे से घूम कर आती, अपनी जगह पर घूमने में कितना टाइम लेती है, हद पार। वो देखो 243, ये तो बेचारा तो भी 27 दिन में कर देता है। 200 अब मैंने बताया वो फाइनल है। देखो दूसरा ये कि एनसीईआरटी नहीं, कुछ किताबों में क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, आप उनको नोट कर लेते हो, मैं उनको इग्नोर कर देता हूं। मैं इग्नोर इसलिए करता हूं क्योंकि वो पॉइंट मैंने हजारों जगह देख रखे हैं, ठीक है ना? आप उसको नोट, मैं कोई एनसीईआरटी किताब देख रहा था आज से कुछ समय पहले, तो उसके एक ही पेज पर एक ही बात अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन अब अपन को पता करना ये टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं। आरएस पेपर बनाते हैं प्री के, मतलब कोई भी, तो उसमें कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्या ये प्रश्न स्टार लगेगा साहब, इसमें मिस्टेक होगी, स्वाभाविक बात है, ये मानवीय भूलें हैं, इनको हटाना पड़ता है, छांटना पड़ता है। बाकी आपको लिखा है वो 100% एकदम सही है, ठीक है ना? अपने कंफ्यूज रहना ही नहीं है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, सुपर मून वाली। अब इसके बाद लिखना ब्लू मून, ब्लू मून। ब्लू मून, अब सुनो, सामान्यतः उसी स्थान पर, देखो आपको कुछ बहुत सारे इतना डीपली नहीं जाना है, अभी आप यूं समझो कि एक पूर्णिमा आज है, तो अगली पूर्णिमा जिसे आप सामान्यतः 30 दिन कहते हो, वो भूगोल में 29.5 दिन है, आप 29.5 दिन समझ लो, ठीक है? इसीलिए अपन एक मास उसी को समझते हैं। तो मान लीजिए एक महीना है, कोई भी है, एक महीना है, उसको हुआ यूं कि 1 तारीख को पूर्णिमा आ गई और अगली पूर्णिमा भी उसी महीने में आ गई। लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, गैप कितना होता है? 29.5 दिन का होता है, लगभग 29.5 दिन का होता है। और महीने में फरवरी के अलावा सभी महीनों में 30 या 31 होती है। भाई ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें
फरवरी को छोड़ दो, बाकी सब में या 30 होंगे या 31 होंगे, है कि नहीं? ठीक है, डी दिनों की संख्या। तो ब्लू मून क्या है? एक महीने में यदि 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे ब्लू मून कहते हैं। शब्द भले ही ऐसे लगे, है इजी। आप कहोगे सर ऐसा कभी हुआ है? अगस्त 2023 में ऐसा ही हुआ था। 1 अगस्त को पूर्णिमा थी, अगली 30 अगस्त को पूर्णिमा थी। 1 अगस्त को पूर्णिमा थी और 30 अगस्त को पूर्णिमा थी, मतलब एक महीने में कितनी पूर्णिमा? 2। ये ब्लू मून है। यही क्या है? ब्लू मून। सर एक महीने में 2 पूर्णिमा कैसे हो सकती है? जैसा मैंने बताया वैसे हो सकती है कि नहीं? लाइन समझ में आई क्या भाई? अब वापस रिपीट देखो, 2 पूर्णिमाओं के मध्य 29.5 दिन का अंतर होता है। जैसे भले ही अपन सामान्यतः 30 दिन में बोले भले फिक्स ये है, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा। अब कई बार अपन क्या है, राउंड फिगर में होते तो उनको देखते कि ऐसे प्रश्न कम बढ़ते तो उनको अपन लगभग लिखा देते जिससे याद बढ़िया रहे। कारण ये, तो 2 पूर्णिमाओं के मध्य 29.5 दिन का अंतर होता है, अतः कभी कभी एक महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाती है, वही दूसरी जो पूर्णिमा होगी ना वो ब्लू मून कहलाएगा। पहली वाली नहीं, दूसरी पूर्णिमा होगी वो ब्लू मून कहलाएगा। लाइन समझ में आई? नहीं तो लिखा देते। फिर भी नहीं समझ में आई तो वेट करना, जब ब्लू मून की स्थिति हो तब देखना, वही ब्लू मून है। ठीक है, तो ब्लू मून में लिखना सामान्यतः 2 पूर्णिमा के मध्य ध्यान रखना, मैं यहां कृष्ण पक्षन शुक्ल पक्षन ये पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ इन पॉइंटों से संबंधित अपने जितनी जानकारी वो A to Z दे दूंगा। और ये कृष्ण पक्षन ये भी अपने आ जाएंगे, ये आएंगे आपके ज्वार भाटा में। वापस वहां पूर्णिमा अमावस्या आएगी, इसलिए कह रहा हूं ये टॉपिक 2-3 जगह रिपीट हो रहा है और इसको आपने बढ़िया समझ लिया। कसम से कह रहा हूं मजा आ गया। कहीं भी कोई भी ऐसे पॉइंट आओ आपको यस क्लियर है, ये चीज ऐसे होती है, तो वो आपकी व्यवहारिक नॉलेज को भी बताएगा। तो सामान्यतः 2 पूर्णिमाओं के मध्य 29.5 दिन का अंतर होता है, अतः कभी कभी एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है, 2 पूर्णिमा होती है। दूसरी पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहा जाता है। दूसरी जो रहेगी उसको ब्लू मून कहा जाएगा भाई। और एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है और दूसरी पूर्णिमा को ही क्या कहा जाएगा? ब्लू मून कहा जाएगा। ऐसा किस महीने में नहीं हो सकता? फरवरी में ऐसा कभी नहीं होगा। फरवरी में लिख लेना नीचे, फरवरी में अधिकतम सामान्यतः 28 ही होता है, लेकिन अधिकतम लिखा है मतलब 29, अधिकतम 29 दिन होते हैं। अतः फरवरी में ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, नहीं सॉरी ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या नहीं होगा भाई? कैसा? जैसा ऊपर लिखा है। ब्लू मून की स्थिति किस महीने में बनने की संभावना नहीं होगी? फरवरी में बनने की संभावना नहीं होगी। लास्ट ऐसा कब हुआ? 1 अगस्त 2023 पूर्णिमा, 30 अगस्त 2023 है ना, 2023 पूर्णिमा। और इसमें ब्लू मून किसको कहा जाएगा? हाँ ये ब्लू मून है,
ब्लू मून। अब आप लगभग सारे पॉइंटों की ओर बढ़ चुके हो। ये स्थिति ब्लू मून की कहलाएगी। किसकी? ब्लू मून की। हो गया। नेक्स्ट, अगला स्टार लगा के लिखना, चंद्रमा का परिक्रमण व परिभ्रमण काल लगभग बराबर होने के कारण इसकी एक सतही क्या करती है? दिखाई देती है। और चंद्रमा का आप अधिकतम भाग कितना देख सकते हो? 56 से 58%। बस चंद्रमा का अधिकतम 56 से चंद्रमा का अधिकतम 56 से 58% भाग ही देख सकते हैं, देख सकते हो। कई जगह ऑथेंटिक किताबों में 56 लिखा हुआ है, कई जगह 57 लिखा, कई 58, तो अपने 56 से 58 ऐसा प्रश्न बनता है यदि, तो ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे 65%, 56%, 82% या 30%। तो 30% क्या होगा? गलत होगा। सही क्या होगा? 56%। ऐसे अब जी लो जी, हो गया। आपने कई बार नोट किया होगा कि चंद्रमा खास करके पूर्णिमा के समय, बाकी नहीं, पूर्णिमा के समय चंद्रमा कई बार हल्का लाल रंग का दिखाई देता है, हल्का लाल रंग का दिखाई देता है। इसे ही ब्लड मून कहते हैं। पहले यह समझो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा? कारण क्या है? आप ठीक है, ये आपने लाइन बोल दी, मैं पूछ रहा हूं इसका कारण क्या है? आखिर वो सूर्योदय वो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपने प्रिज्म में 7 किरणें पड़ी होगी। प्रिज्म में सूर्य की प्रकाश में एक प्रिज्म से गुजारा जाए तो 7 कलर की किरणें निकलती है। अब उन किरणों में से सबसे ज्यादा तरंग द्विध्रुवीय वाली किरण लाल है। अब जब सूर्य देखो एक बार, स्थिति क्या? सूर्य एकदम ऊपर नहीं है, सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय हो रहा है मतलब वो अपने बिल्कुल एकदम क्षैतिज है, और क्षैतिज है मतलब उन सूर्य की किरणों को बहुत सारा वायुमंडल पार करके अपन तक पहुंचना पड़ रहा है। अभी बहुत सारा वायुमंडल पार करके उस समय वो असंख्य वायुमंडल के धूली कणों से टकराने के बाद अन्य किरणें तो बिखर जाती है, केवल लाल अपने तक पहुंचती है। इसलिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। ये कारण है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो क्षैतिज अवस्था में स्थित सूर्य की किरणें जब वायुमंडल से गुजरती है तो असंख्य धूली कणों से टकराने के बाद अन्य किरणों का परावर्तन हो जाता है, परकिरण हो जाता है, जबकि लाल अधिक तरंग द्विध्रुवीय रखने के कारण वो अपन तक पहुंचती है, अतः लाल दिखाई देता है। कौन? सूर्य। कब? सूर्योदय व सूर्यास्त के
समय। इसका मतलब यहां सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है? सूर्य की किरणें डाल रही है, वायुमंडल डाल रहा है? वायुमंडल डाल रहा है। ये आखिर कर कौन रहा है? वायुमंडल कर रहा है। बाकी को छांट दिया उसने, बाकी को क्या कर दिया? छांट दिया, ठीक है। अब यूं समझो, अब ये लाइन बताइए ना, ये लाइन आपके यहां काम आएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि ये सन है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब वो चंद्रमा की ये वो स्थिति है जिसमें चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है। ये तो अपने दिमाग में ही रखो, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 5 डिग्री अक्षीय अंतर है। अक्षीय अंतर का अर्थ पता है क्या है? अक्षीय अंतर का अर्थ है, मान लीजिए आपकी आंखें सूर्य है, हालांकि आप बहुत नजदीक हो इसलिए थोड़ा ये मैं इसमें अंतर ज्यादा दूंगा तब समझ में आएगा। लेकिन तो ये अब जैसे ये 5 डिग्री अक्षीय का अर्थ है, वो कभी यूं चलेगा कभी यूं। अब जैसे आपकी आंखों में अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये चंद्र ग्रहण है। ये कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब चंद्रमा अगली बार जब गुजरा तब ये आप में से ये भाग हटा दो, अधिकांश को चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये वो पूर्णिमा है, लेकिन चंद्र ग्रहण नहीं हुआ। अब अगली बार चंद्रमा यूं गुजर गया। ये 5 डिग्री ये अंतर है ये। तो जब ये स्थिति बनेगी ना, तब भी चंद्र ग्रहण होगा और तब भी सूर्य ग्रहण होगा। तो 5 डिग्री अक्षीय झुकाव अंतर के कारण या कोणीय अक्षीय झुकाव के कारण ऐसा होता है। अब आपको थोड़ी बात और क्लियर हुई होगी कि आखिर हर पूर्णिमा को और या हर अमावस्या को ऐसा क्यों नहीं होता है। अब ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल है। सूर्य की किरणें निकली और सूर्य की किरणें निकलेगी तो चंद्रमा पर पड़ेगी, पृथ्वी पर और चंद्रमा पर भी पड़ रही है। चंद्रमा पूरी मतलब पूरा। अब जो चंद्रमा पर किरणें पड़ रही है ना, वो पृथ्वी की वायुमंडल से भी गुजर रही है। हाँ, चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है। हाँ, चंद्र ग्रहण हो भी हो सकता है, चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। थोड़ी देर चंद्र ग्रहण था, आगे की स्थिति ये बनी हो, बढ़ेगी पूर्णिमा के समय। इस समय पृथ्वी के वायुमंडल से निकलती हुई किरणें बहुत सारी अपवर्तित हो जाती है, प्रकिरण हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इसलिए लाल किरणें ही वहां पहुंचती है। अतः चंद्रमा हल्का लाल पीले रंग का दिखाई देगा, इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। दूसरा, यह भी कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण रहे, 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण रहा, तो भी स्थिति बनेगी, वो कहलाएगी ब्लड मून की। तो अपने एक यही पॉइंट ऐसे स्टार लगा के लिख लो, ब्लड मून, ब्लड मून। इसमें लिखना चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा हल्के लाल भूरे रंग में दिखेगा, भूरे रंग में दिखता है। और ये स्थिति कब बनेगी? पूर्णिमा को, पूर्णिमा को। हर बार पूर्णिमा इसलिए बोल रहा हूं कि बड़ी बात अमावस्या को अपन को तो चांद दिखता ही नहीं है। जब दिखता ही नहीं है तो अपन क्या बातें करेंगे उनकी, इसलिए ज्यादातर बातें पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। और कई जगह ये भी मिले कि 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण बराबर ब्लड मून कहलाती। कई जगह आपको ये भी जानकारी मिलेगी और ऑथेंटिक जगह मिलेगी। कुछ विद्वान कहते हैं यदि 4 चंद्र ग्रहण लगातार हो तो ब्लड मून की स्थिति बनेगी, ब्लड मून की। किसकी? ब्लड मून की। तो इसी के साथ ये आपके एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हो गया
पृथ्वी की गतियां और उसके आसपास वाले पॉइंट सारे, दोनों गतियां ऐसे नहीं, दोनों गतियां फॉर्मेलिटी वाली पूरी एकदम व्यवस्थित करवाई हुई है। आप इसे पढ़ोगे मोर देन। हाँ, एक ध्यान रखना, घूर्णन गति से ज्वार भाटा प्रभावित होता है, तो ज्वार भाटा अपने सिलेबस में है। अब आपके सिलेबस में एक पॉइंट लिखा था मैंने, महासागरीय परिसंचरण, वहां अपन ज्वार भाटा, सागरीय लहरें और महासागरीय धाराओं की बात करेंगे, पूरा टॉपिक ही वही है, तो वहां ये लाइन थोड़ी वापस रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका अगला कौन सा टॉपिक है?